आज हम लोग टॉपिक फिफ्थ में जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है इस पर चर्चा करेंगे। यानी हमारे देश में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वह किस प्रकार से लिए जाते हैं और इसके लिए अधिकृत कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सब ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ड आया है टॉपिक के प्रारंभ में ही, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। यानी इट इज एन ऑर्डर which is given by Union government dated on 13th of August 1990। यानी यह एक प्रकार का आदेश है जो संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार, एक ही नाम है, के द्वारा जारी किया गया आदेश है। ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया। इसी आदेश को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर ऑन 13th of August 1990 that is known as ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन। यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आदेश 13 अगस्त 1990 को जारी किया गया था। इसी को हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। अब है कि जो हमने बताया है कि देश में जो महत्वपूर्ण, वैसे तो कई फैसले होते हैं, लिए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जो हम जानते हैं कि जो ऑर्गन है, सरकार का अंग जो है, वो 3 रूपों में कार्य कर रहा है। इन तीनों रूपों के द्वारा कैसे एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ होता है, कड़ी का काम करता है, इस पर चर्चा करेंगे। और यानी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर संबंध किस प्रकार का है, इस प्रकार के जो विभिन्न अंग हैं, आप सब क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि सरकार के जो अंग हैं 3, सबको ज्ञात है। कौन सब है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये सबको ज्ञात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सरकार का वैसा अंग है जो तमाम प्रकार के नियम बनाने का कार्य किया जाता है। यानी सारे नियम इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं संपूर्ण देश के स्तर पर। और आप सबको ज्ञात होगा कि ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को भारतवर्ष में हम किस नाम से जानते हैं? पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये लेजिस्लेचर को भारतवर्ष में हम किस नाम से जानते हैं? एक बहुत चर्चित है,
पार्लियामेंट के नाम से चर्चित, यानी पार्लियामेंट ही नियम बनाता है। पार्लियामेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। याद रखेंगे आप लोग, बहुत से बच्चे बोलने में गलती, कभी कभी तो हमें कुछ अभिभावकों से भी मिलने का मौका मिलता है, तो थोड़ा शब्द में एक अक्षर में अंतर आ जाने से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ये संसद को कुछ बच्चे सांसद कह देते हैं और सांसद को कुछ बच्चे संसद कह देते हैं, भारी उलटफेर कर देते हैं। तो सांसद, इसके जो मेंबर होते हैं, यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, वो सांसद कहलाते हैं। उनको हिंदी में सांसद कहा जाता है, जिसको हम लोग एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो इसमें बोलने में गलती न करेंगे आप लोग है। तो बहुत पहले से सरकार के समक्ष बात आती रही कि जो संविधान निर्माण हुआ था, उस समय में संविधान के निर्माता जो थे जनक, उन्होंने और एक्सपर्ट ने यह प्रावधान किया था कि 10 वर्ष के लिए ऑल दोज पर्सन्स हु आर इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली very poorer, they are living just like animal. It is the most necessary to provide some special facility for the purpose of to provide getting the welfare to those concerning persons. So it was already cleared in our constitution. ये 10 वर्ष के लिए ऐसे समुदाय के लोग जो बहुत बहुत कमजोर तबके का है और वो पशुवत जीवन जीता रहा है, सामाजिक विचारधारा से बिल्कुल कटा हुआ है, जिसको हम लोग उसकी सूची बना दी गई। उस सूची को 2 क्रम में हम लोग जाने। एक को कहते हैं एससी यानी शेड्यूल कास्ट, और एक को कहते हैं एसटी। ये दोनों बहुत ही नारकीय स्थिति में जीवन बिता रहे थे। तो संविधान के विशेषज्ञों ने प्रावधान किया, अनुभव किया कि भाई ऐसे लोगों को जब तक अतिरिक्त कुछ सुविधा न दी जाए, ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इसका विकास नहीं हो सकता, उत्थान नहीं हो सकता है, पशुवत जीवन बिताएगा। इसीलिए इस प्रकार का प्रावधान 22.5% लगभग उसमें सीट आरक्षित कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि सरकारी विभिन्न प्रकार की नौकरियों में और अन्य क्षेत्रों में ऐसे समुदाय के लोगों को के लिए सीट रिजर्व रहेगा 22%। संविधान में यह भी प्रावधान है कि किसी भी स्थिति में लेस देन 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, यानी विषम परिस्थिति भी हो जाए तो वो 50 टच नहीं करना चाहिए, लेस देन 50% होना चाहिए। और 50% में सबको मौका दिया जाना चाहिए, ये क्लियर है। किंतु बाद के कालखंड में अनुभव किया गया कि नहीं, केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ही ऐसे समुदाय के लोग नहीं हैं जो बेहद
निम्नवत जीवन जी रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो बेहद नाजुक स्थिति में। तो फिर ऐसे कौन कौन से लोग हो सकते हैं, किस किस समुदाय के लोग हो सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग बननी चाहिए, पता करना चाहिए। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने 1979 ईस्वी में एक सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को गठित किया, यानी दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना हुई, गठन हुआ, नियुक्ति की गई और इनके चेयरमैन और भी दो थे। तो इनके जो प्रमुख हुए, जिनका नाम बीपी मंडल था, तो वो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के अध्यक्ष कौन हो गए, चेयरमैन कौन हो गए, तो बीपी मंडल। तो बीपी मंडल को 1979 ईस्वी में 1979 में इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसका उद्देश्य था, जिसका लक्ष्य था कि भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर ऐसे लोगों का, ऐसे समुदायों का पता लगाना जो वास्तव में बेहद दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। दे आर नॉट सर्वाइविंग, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग टू देयर लाइफ, टू दोज पीपुल एक्सेप्ट scheduled caste and scheduled tribes. He will find out about those communities. यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को तो ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया, इनके अतिरिक्त भी ऐसे यदि कोई समुदाय है तो उसकी सूची तैयार करनी है। 1 साल तक इन्होंने लगभग देश का भ्रमण किया, विभिन्न समुदायों में जाकर पता किया और 1980 ईस्वी में जाकर वो रिपोर्ट सरकार के समक्ष सौंप देते हैं। तो 1979 में गठित, 1980 में सुपुर्द कर देना रिपोर्ट को। तो कितना हुआ, 1 साल लगभग। नाउ इट वाज टू डिफिकल्ट। Why it was too difficult? Because the report was already clear. Yes, there are also some communities who are living just like animals. Their economical condition is really very pitiable. So expert take at least 27% special facilities, यानी गवर्नमेंट should provide to those communities 27% reservation in different social public sectors services, यानी 27% आरक्षण का प्रावधान इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि ऐसे समुदाय के लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे समुदाय के लोगों का भी विकास हो सके, उत्थान हो सके। किंतु सरकार के समक्ष ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आ गया। ऐसा इसलिए सरकार समझ रही थी
कि यदि इस प्रकार की घोषणा की जाती है, ऐसा लागू किया जाए, तो ऐसे समुदाय के लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, घी के दिए जलाएंगे। बाकी समुदाय के लोग जो इससे वंचित रह जाएंगे, से सभी वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। तो नाराज हो जाएंगे तो एक तरफ तो वोट बैंक बन रहा है, तो दूसरी तरफ वोट बैंक बिगड़ रहा है। अरे राम तो बड़ा गड़बड़ बात है। ये तो वो भई गति सांप छुछुंदर के लिए, यानी छुछुंदर एक छोटी सी प्राणी है। वो सांप को देख लेने के बाद बड़ा मुश्किल है। ये कहावत है कि सांप को छोड़ देता है अंधा हो जाएगा, नहीं छोड़ता है तो मरेगा। तो सरकार के लिए यही स्थिति, दुविधा की स्थिति हो गई। एक आप लोग फिल्मी गाना में गाते होंगे, सुने होंगे, एक को मनाओ दूजा रूठ जाता है। तो यही बात हो गई कि ऐसे अदर बैकवर्ड क्लासेस यदि खुश हो जाते हैं इस आदेश को लागू करने पर, इस रिपोर्ट को लागू करने पर, तो शेष समुदाय के लोग रूठ जाते हैं। तो दूजा रूठ गया। तो भाई वोट बैंक की राजनीति है। सरकार जो महत्वपूर्ण निर्णय लेती है ना, तो उसमें उनका सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। क्या लक्ष्य रहता है मालूम है? जनता के हित कल्याण का कार्य हो या नहीं हो, इट इज अनदर मैटर। सबसे महत्वपूर्ण जो गूढ़ बात है, रहस्य है कि सरकार को इसमें कितना फायदा, कितना नुकसान होने वाला, यानी कि वोट बैंक की राजनीति में कितना लाभ और कितना हानि होने वाला है, इसको बहुत ध्यान में रखते हैं। नतीजा कैलकुलेट किया गया कि भाई कितना, किधर वोट बैंक अधिक है, किधर वोट बैंक कम है। अब सरकार के लिए यह चिंता का विषय कम पड़ गया कि भाई वास्तव में ऐसे लोग गरीब हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, वो गौर पड़ जाता है। अब वो अपना जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर देते हैं कि किसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। सवर्णों को प्रसन्न रखने में हमको उसका परसेंटेज कितना वोट मिलेगा, कितना मिलेगा, और जो इस कमीशन के अंतर्गत आता है उसमें कितने परसेंट लोग हैं, इसका वोट हमको इतना परसेंट मिलेगा। ओ, इसकी संख्या ज्यादा है, राइट, चलो इम्प्लीमेंट करो। और 10 वर्ष तक ये वहां को हमें लागू करें, नहीं लागू करें, लागू करें, नहीं लागू करें, एक नाराज होगा, एक रूठ जाए, एक खुश होगा। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बहुत चतुर थे। इन्होंने जोड़ घटा कर लिया कि भाई इसमें फायदा है। वो जनता के हित कल्याण की बात कम है, किंतु ये राजनीति समीकरण जो है इसमें ज्यादा लाभ मिलने वाला, चलो यार लागू करो, ये बहुत अच्छी बात है, ये लागू होना चाहिए था, बिल्कुल लागू होना चाहिए। किंतु इनका लक्ष्य हो गया जनता के हित कल्याण, गौण पड़ गया। यहां ये वोट बैंक की राजनीति ज्यादा हावी हो गई। और क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से इसको क्या कर दिया गया, इशू कर दिया गया, इशू कर दिया गया। संपूर्ण देश में मानो हाहाकार मच गया। क्यों भाई? तो जिनको इस प्रकार का लाभ मिलने वाला था वो घी के दिए जलाने लगे, ढोल नगारा पीटने लगे, और जिनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला था, इससे वंचित रह गए, वो छाती पीटना शुरू। अरे बाप, हम तो लुट गए, अरे बाप हम तो लुट गए। और उसके बाद क्या हुआ, इतना विभत्स स्थिति हुई, हम लोगों ने झेला है कि सरकार जब किसी मामला में फंस जाती है ना,
सरकार बहुत चतुर होती है, तो वो उठा के पटक देते हैं जुडिशियरी के ऊपर। वही तो इस तरह से लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम जनता को आपस में, आम पब्लिक को आपस में फोड़ने का कार्य जारी है। यानी क्या होता है कि आपस में, जैसे अंग्रेज जब शासन क्या करते थे, आप लोग पढ़ते होंगे, रंजना रिंकी जी आप लोगों को पढ़ाती होंगी, डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल क्या है कि आपस में हिंदुस्तानी जितने हैं सबको आपस में फोड़ो और आराम से शासन करते हो। तो वही आजकल नेताओं का काम हो गया है, सरकार का काम हो गया है कि भारत के जितने लोग हैं, भारतीय नागरिक जो है सामान्यतया बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सीधे विचार के होते हैं। छल प्रपंच आम नागरिक के हृदय में नहीं होता है सामान्यतया, किंतु राजनीतिज्ञ लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है, सरकार लोगों को सिखा देते हैं। क्या हुआ, सभी आपस में भाई भाई, चाचा काका भैया आदि के रूप में उठते बैठते सब एक साथ थे, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गया, एक दूसरे को मारपीट कर रहा है, काटकूट कर रहा है, कोहराम मच गया। हम लोग अगले दिन इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अंततः सरकार समझ ली ये महाराज तो बड़ा मुश्किल है, देश बचेगा, जनता बचेगी तब ना हम शासन करेंगे, या किन्हीं की सरकार होगी। चल यार पहले उसको कोर्ट में फेंक दो, न्यायालय के ऊपर थोप दिया गया। तो नतीजा ये हुआ, न्यायालय को तो जो फैसला करना है वो करेगा ही, न्यायालय तो उनको पार्टी पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। आप सबको पता है ना, जुडिशियरी जो है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। जुडिशियरी इज इन आवर कंट्री फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑर्गन एंड जुडिशियरी हैज राइट टू टेक डिसीजन व्हाट विल बी बेटर फॉर द सोसाइटी और द नेशन। तो अगले दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको विधिवत रूप से पढ़ना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। सरकार क्या है, उसकी क्या नीति होती है, ये इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।